नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 17 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक कमेंट आया था कि ये जो मैगजीन आता है विजन आईएएस का, ठीक है, ये मैगजीन मतलब कि लेट आती है। ये सही बात है, फैक्ट है कि लेट मैगजीन आता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इस मैगजीन को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, दूसरे मैगजीन को आप फॉलो करें। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, देखिए लेट आता है चलेगा, ठीक है, कंटेंट की बात होती है ना, तो लेट आता है चलेगा। हमें ये थोड़ी ना कि यूपीएससी ऐसे थोड़ी ना पूछेगी कि जनवरी के मैगजीन में कौन सा आर्टिकल आया था बताओ। आपको यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, टॉपिक पूछा जाएगा, राइट। लेट आएगी चलेगा, लेट ही कवर करेंगे, लेकिन अपने को पूरा चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएगा, राइट। फॉलो करना चाहिए, लेट आता है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहला जो आर्टिकल है वो है कि सुप्रीम कोर्ट में वन रैंक वन पेंशन योजना से संबंधित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में ये बताया गया है कि इस याचिका के पक्ष में फैसला सुनाया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये सही फैसला है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि इन्होंने कहा ये कि लागू करने की जो नीति है ये किसके ऊपर है, सरकार के ऊपर निर्भर करता है। यह कोई भी संवैधानिक खामियां नहीं है, इसके तहत कोई भी संवैधानिक खामियां नहीं है कि हम इसको ख़त्म कर दें, ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं है। तो अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो है कि वन रैंक वन पेंशन योजना, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन रैंक वन पेंशन योजना के बारे में। डिस्कशन वाले टॉपिक में चलते हैं। देखिए, इस रैंक पर प्रमुख बिंदु ये है कि इसको केंद्र सरकार के द्वारा 7 नवंबर 2014 को लागू किया गया था, ठीक है। इस पेंशन योजना को ये जो अधिसूचना जारी की गई थी कि जिसके तहत कहा गया था कि 1 जुलाई 2014 से ये चीज़ें प्रभावित हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ें प्रभावित हो जाएगी। अब मान लीजिए कि ये किसके द्वारा था, रक्षा मंत्रालय द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया था। उसके अनुसार से उत्तर प्रदेश और पंजाब, उत्तर प्रदेश में 2.28 लाख जो पीपल है वो इसके तहत सेवानिवृत्त है, मतलब कि जो सैनिक है, और पंजाब में कहा है 2.12 लाख, ठीक है। तो ये यहाँ पे है वन रैंक वन पेंशन के लाभार्थी में से सबसे अधिक संख्या इन्हीं दो राज्यों का है, ठीक है। हालांकि आंकड़े में नेपाल में जो पेशेवर, देखो गोरखालैंड जो हमारा होता है ना, वो नेपाल से आते हैं वो लोग, ठीक है, तो नेपाल के भी सेना शामिल होते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत उसका विवरण नहीं दिया गया है वन रैंक वन पेंशन के तहत, ठीक है। अब देखिए, ये आंकड़े में चीज़ें नहीं बताया गया था, राइट। अब ये वन क्या होता है, वन रैंक वन पेंशन योजना। यह पेंशन योजना ये होता है कि सेवानिवृत्त मतलब क्या होता है, सेवानिवृत्त मतलब होता है कि रिटायरमेंट। जब कोई ऑफिसर, ठीक है, कोई भी आर्मी ऑफिसर या कोई भी सैनिक में वो जब रिटायर होती है जिस तिथि से, उस अवधि से सभी जितने भी रैंक होल्डर होते हैं उनके समान, मान लीजिए कि कोई कर्नल है, ठीक है, कर्नल है। अब इस कर्नल ने रिटायरमेंट लिया आज, और ये कर्नल का अभी के डेट में क्या होता है कि जितना आपके पास सैलरी है, मान लीजिए कि सैलरी आपका 100 रुपया है, तो आपको 50 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा आपका पेंशन, ठीक है। आपके पेंशन कितने से स्टार्ट होगा, 50 रुपये से। लेकिन यदि वही चीज़ें मान लीजिए कि 5 साल पहले जो आर्मी रिटायर हुआ था तो उसकी सैलरी तो 80 रुपया था। 5 साल पहले जो कर्नल रिटायर हुआ था उसकी सैलरी 80 रुपया था, तो उसके हिसाब के मुताबिक तो उनका पेंशन क्या होगा, 40 रुपया होगा। तो एक ही रैंक पे रिटायरमेंट के बाद दोनों की पेंशन तो अलग अलग हो गई समय के साथ। एक का पेंशन 40 रुपया है और दूसरा का पेंशन 50 रुपये है। चीज़ें को समझिएगा, दोनों क्या है, एक ही रैंक पे है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों अंतर को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि अब आप कभी भी रिटायर हो, ठीक है, लेकिन आपकी पेंशन इक्वल रहेगा। अब इनको भी 50 मिलता है तो पुराने वाले को ही 50 ही मिलेगा। ये नहीं है कि पुराने वाले को कम आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो पिछला अंतर है उसको ख़त्म करने की बात की गई है। तो आप समझ गए होंगे इस रैंक पेंशन योजना के। देखिए, पूर्व व्यवस्था में ये सैनिक जो है जो देरी से पास होता है उनके पास ज़्यादा पेंशन हो जाती है, तो इसकी तुलना की जाती है। ये इस तरह के जो थे 1995 तक ये सेवावृत्ति पे होता था कि एक लेफ्टिनेंट जनरल जो थे वो वर्ष 2006 में सेवानिवृत्त हुए थे, मतलब रिटायरमेंट हुए थे, और एक कर्नल की तुलना में उनकी पेंशन क्या थी, कम थी। एक कर्नल की तुलना में एक जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल का पेंशन जो है कम है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ें इक्वालिटी और आप रैंक के वजह से देख सकें, तो इसी चीज़ को खरीदने के लिए ये चीज़ें लेके आया गया। अब बात होती है कि वन रैंक वन पेंशन योजना की आवश्यकता क्यों हुई। तो छठवें वेतन आयोग ने सिफारिश किया था कि वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पे लगभग इससे पहले सारी चीज़ें भुला दिया गया था, लेकिन इनकी जब सिफारिश आई तो इसके जो पूर्व सैनिक थे उनके बीच में जो पेंशन के लेके अंतर था वो ज़्यादा बढ़ गया था। छठवीं वेतन आयोग के बाद में ये चीज़ें ज़्यादा हमें बढ़ते हुए दिख रही थी।
उसके बाद इस सिफारिश को लागू करने के लिए जो अधिकारी थे उन्होंने क्या किया था, आंदोलन किया इसके लिए, ठीक है, आंदोलन किया। और देख सकते हैं एक मेजर जनरल की 2014 में सेवानिवृत्त होने के बाद 30,000 से कम पेंशन थी, जबकि पहले वाले का क्या था, उससे ज़्यादा था, उनसे कम रैंक वाले को उससे ज़्यादा हो जाता था। तो यही चीज़ें होती थी। तो इसीलिए ये एक पेंशन की अवधारणा को लेकर सारी चीज़ें प्रॉब्लम आई, सारी चीज़ें समझिए। तो क्या ये ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि सशस्त्र बल जितने भी ऑफिसर वो होते हैं, सेना के नौकरी होते हैं, उनकी उम्र ना आप जाओगे तो उनके 33 से लेकर 35 साल की उम्र में उनकी ख़त्म हो जाता है, मतलब कि वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो रिटायरमेंट जब ले लेते हैं तो उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं हो जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए, ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। और लेकिन सैलरी में तो यहाँ पे अंतर आ जाती है ना दोनों की। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें मनोबल नीचे ना जाए सेना को, तो इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की आवश्यकता हमें महसूस दिखाई दिया। ठीक है, तो हमने देख लिया कि 1 रैंक 1 पेंशन योजना क्या है, इससे संबंधित हमने आर्टिकल डिस्कस कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, एक चीज़ें देखने के लिए मिलेगा कि जो लोका आयुक्त है, ठीक है, उसकी नियुक्ति से लेके बात चल रही है। तो देखिए लोकपाल जो होता है, ये लोकपाल क्या है, इसकी स्थापना 2013 के आसपास आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, मतलब कि ऊपर के अधिकारी जो होते हैं, उच्च अधिकारी जो होते हैं, अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार की कार्रवाई के लिए ये लोकायुक्त की गठन की गई थी। ठीक है, लोकपाल जो है वो केंद्र में होता है और लोकायुक्त जो होता है वो राज्यों में होता है। ठीक है, ये याद करके रखेंगे। और ये आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, तो इस बार हमें जितना डीप में नहीं आएंगे, बस मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है कि रेलवे के निजीकरण के पे कोई मतलब की बात की जा रही है कि अभी सरकार की कोई इरादा नहीं है कि हम रेलवे की निजीकरण करेंगे। ये सारी चीज़ें इसलिए हुआ क्योंकि भर्ती मामले में जो संवेदनशील आया लोकसभा में वैष्णव जी बातें चर्चा कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि रेलवे की निजीकरण से संबंधित इशू देखते हैं कि रेलवे की निजीकरण के संबंधित क्या इशू है। राइट, अब देखिए रेलवे की जो निजीकरण है, इसको आप जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो। ठीक है, 3 जो बुनियादी संरचना वाला देखेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि रेलवे भी एक टॉपिक के रूप में आता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले चीज़ें हम देखते हैं कि निजीकरण का तात्पर्य क्या होता है। निजीकरण वर्ड से आप क्या समझते हो? निजीकरण का मतलब होता है जिसमें किसी विशेष सामाजिक संपत्ति, ठीक है, या कारोबार का स्वामित्व सरकारी संगठन से हस्तांतरित करके किसी निजी संस्थान को दे दिया जाए। ठीक है, मतलब कि ये जो कोई भी कंपनी है, इस कंपनी को क्या किया जाएगा, सरकार के पास थी, और सरकार अपनी स्वामित्व मतलब ऑनरशिप किसको ट्रांसफ़र कर देगा, प्राइवेट कंपनी को। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, निजीकरण बोलते हैं। ये कि सामाजिक क्षेत्रों में आरक्षी जो थे, ठीक है, उनको निजी क्षेत्रों में प्रवेश करवाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं ये निजीकरण के बारे में। अब हम देखते हैं रेलवे की यात्रा। पहले कुछ हम इतिहास देखते हैं रेलवे के बारे में। रेलवे को आपको पता है ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, शुरुआत किया गया था। तो व्यावसायिक ट्रेन की यात्रा जो शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 1853 में। 1853 में हुई थी। मैं बताता हूँ ये क्यों हुआ था। ब्रिटिश जो है ना सरकार, जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वो क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल को लेके जाते थे। ठीक है, कच्चा माल लेके जाते थे और वहाँ पे क्या था, ब्रिटेन में क्या था, औद्योगिक क्रांति चल रही थी। तो वहाँ पे इंडस्ट्री था, तो कच्चा माल को फिनिश करके किसी वस्तु को बना के फिर से भारत में लाते थे। तो दूर दराज के क्षेत्र से कच्चा माल लाना, इकट्ठा करना उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई हो गई थी। तो इसलिए वो अपने लाभ के लिए क्या लेके आए, रेलवे लेके आए, जिससे कि क्या हो, उनकी यातायात सही हो पाए। ठीक है, तो इसलिए इसको स्टार्ट किया गया है। आपसे एक क्वेश्चन है कि इसको ख़त्म, इस समय वायसराय कौन थे? ठीक है, वायसराय कौन था? वायसराय आपको बताएंगे कि कौन था इस समय का। ठीक है, गवर्नर जनरल। तो 1900 में भारतीय को क्या किया गया, सरकार के तत्कालीन सरकार के अधीन कर दिया गया। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, अब कंपनी को इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया सरकार के पास। उसको 1925 में क्या था कि मुंबई से लेके कुर्ला तक पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चला गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाया गया, मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाला जो पहला ट्रेन था बम्बई में, वो 1925 में चलाया गया। उसके बाद देश की बंटवारा हुई,
राइट। देश की बंटवारा होती है आज़ादी के बाद, 40% जो नेटवर्क है वो चला गया किसके पास, पाकिस्तान के पास, 60% भारत के पास रहा। फिर उसमें आवश्यकता दिखी कि इसमें मरम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ें टूट फूट गई थी सारी चीज़ें, तो उसकी मरम्मत की करवाई गई। उसके बाद 1952 में तात्कालिक जो नेटवर्क जोन था उस जोन को बनाया गया, रेलवे नेटवर्क को जोन, ठीक है, उसमें बदला गया। उसमें कुल उस समय जो था वो 6 जोन अस्तित्व में था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उत्पादन में काफ़ी कमी आती है, रेलवे की जो उत्पादन संबंधित था तो इससे संबंधित, और उसमें क्या किया, अंतर आ रही थी, उत्पादन में अंतर आ रहा था, तो सरकार ने क्या किया, 2003 में इस जोन को बढ़ा के 12 कर दिया गया। लेकिन वर्तमान समय में ये जोन कितना है, 17 जोन में मौजूदा 17 जोन है, ठीक है, रेलवे के 17 जोन है, ओके। उसके बाद जैसे जैसे ये नेटवर्क का विस्तार हुआ, रेलवे की अवसंरचना और प्रबंधन में क्या आई, चुनौतियाँ आई, ठीक है। अब चुनौतियाँ आई, बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे कि रेल लेट से चलती थी, समस्या था, गंदगी फैली हुई थी, ये सब सारी चीज़ें चुनौतियाँ आया। तो उसके बाद कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि इस चुनौती को टैकल करने के लिए हमारे पास एक विकल्प है, वो विकल्प है रेलवे का निजीकरण कर दीजिए, ठीक है, ये अवधारणा आया। उससे संबंधित ही 2019 में रेलवे में क्या था, नई रेलवे को प्राइवेट करके पहला जो ट्रेन चलाया गया था वो है तेजस, पहला ट्रेन जो शुरुआत की गई है और तेजस, और इसमें एक कदम माना जाता है रेलवे को प्राइवेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी ये चीज़ें हैं कि वर्तमान में जो रेल मंत्रालय है वो क्या करती है कि रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन जो है RFQ, ठीक है, RFQ के उम्मीद से ही वो रिक्वेस्ट करते हैं, उस चीज़ों को पहला कदम उन्होंने माना। अब हम बात करते हैं कि रेलवे में निजीकरण का कारण क्या है, ठीक है, क्या कारण है कि रेलवे को निजीकरण किया जाए। पहला चीज़ है कि बुनियादी ढांचे और सेवा के आधुनिकीकरण में तालमेल बिठाना असंभव है, ठीक है, असफल हुए, उसमें तालमेल नहीं बैठा पाए, जिस कारण से हमें रेलवे की परेशानी हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आप रेलवे की सेवा देखो, आप जब यात्रा करते हैं ना तो आप अपने आप को सेवा अच्छा जानते हो। आप रेलवे में बैठोगे तो आप चाहोगे कि वहाँ का वॉशरूम सही हो, आप जहाँ पे बैठोगे वहाँ पे गंदगी ना हो। अब ये सारी चीज़ें होगा तो आप थोड़ा सा अवॉइड करना चाहोगे ना, आप उस सेवा पैसा पे कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कि सरकार फ्री में ले जा रही है, तो उस सारी चीज़ों को। उसके बाद आप देख सकते हो खाना जो आता था बहुत ही ख़राब खाना आता था, लोग नहीं करते थे। कोच की रख रखाव, टिकट चेकिंग पता चला कि ऐसे ऐसे चेकिंग होता है जो आप पूरा यात्रा कर लोगे TT आता ही नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि ग्राहकों को असंतुष्टि होती थी, इससे असंतुष्टि हुआ, इसलिए इसका नाराज़गी का एक कारण होता है, जो एक निजीकरण का एक कारण हो सकता है। उसके बाद है कि सरकार की जो स्वामित्व है उसके कारण जो सूचीबद्ध है, और प्रतिवर्ष ये क्या है, नुकसान में जाती आ रही है। जब सरकार बार बार एक ही चीज़ में नुकसान होती रहेगी तो भैया कुछ तो अल्टरनेटिव करिए, क्योंकि हमारे देश जो है विकासशील देश है, और जब विकासशील देश है तो यहाँ पे हमें पूंजी की ज़रूरत है। अब इस तरह से जो क्या एक ही चीज़ एक ही फॉर्म लगातार नुकसान में चलेगी तो ये तो संभव नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक कारण बताया जाता है। उसके बाद है कि गुणवत्ता और उच्च मानकों में ये असफल होती है, गुणवत्ता सही नहीं होती है। उसके बाद है समय समय पर आप दुर्घटना की खबर सुन सकते हैं, ये की कारण है। उसके बाद है ट्रेन का समय पर परिचालन, मतलब समय का ट्रेन पे परिचालन नहीं होता है, लेट हो जाती है, ये भी एक कारण होती है निजीकरण का। अब निजीकरण के पक्ष में कुछ तर्क दिया जाता है, आपको जब आंसर राइटिंग करना हो तो आप कुछ उसके मैं क्वेश्चन भी दूंगा एक, तो उसमें आप तर्क दे सकते हो। देखिए, बेहतर बुनियादी ढांचा होना चाहिए निजीकरण के पक्ष में। जब निजीकरण आएगा तो यहाँ पे क्या आएगी, निवेश आएगी। जब निवेश आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमें पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो हम जो बेहतर बुनियादी ढांचा को डेवलप कर पाएंगे और यात्रा सुविधा को अच्छा उपलब्ध करवा पाएंगे। उसके बाद है मांग और आपूर्ति में जो अंतर है, जिस तरह से देख सकते हैं कि आप जब टिकट कटाने जाते हैं तो बहुत सारा वेटिंग आपको मिलता है, वेटिंग लिस्ट, ठीक है। तो मांग और आपूर्ति में क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर है। इस अंतर को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो हमें निजीकरण करना चाहिए इसके पक्ष में। उसके बाद है कि किराए में वृद्धि नहीं, ठीक है, किराए में वृद्धि नहीं की जाती है, तो इसी से संबंधित है कि किराए में वृद्धि नहीं करना, ओके। उसके बाद है कर्मचारियों की छटनी नहीं, ओके। इससे एक ही चीज़ होती है कि निजी ट्रेनों की परिचालन से नौकरी खोने का तर्क जो है अवधारणीय है। कितने लोग बोलते हैं यदि प्राइवेटाइजेशन हो गया तो क्या होगा कि निजीकरण नौकरी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, नौकरी नहीं खत्म होगा, ना ही रेल की किराया बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी बताया जाता है कि रेलवे किराया नहीं बढ़ सकता है, ये सब आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद है तकनीकी महत्व, यदि टेक्नोलॉजी अच्छा आएगा तो उससे क्या होगा कि ट्रेन की गति बढ़ेगी, सुरक्षा बढ़ेगा, सुविधा हम बढ़ाएंगे। उसके बाद है मेक इन इंडिया को
मेक इन इंडिया का क्या होगा, अनुकूलन होगा, डेवलप होगा, और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोच सारी चीज़ें बनवाया जाएगा, तो यहाँ पे रोजगार की सृजन होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि निजीकरण के विपक्ष में यदि तर्क देना है तो आप क्या बोलेंगे। देखिए एक्चुअली क्या है ना, आपको एनालिसिस बेस से पढ़ाई करना है, एक ही पक्ष में आप नहीं रहेंगे। आप देखो, आप यहाँ पे यूपीएससी का तैयारी करते हो, किसी सरकार के पक्ष में नहीं बोलेंगे, आप पक्ष और विपक्ष हर एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप एक आंसर, अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इसमें देखिए सीमित कवरेज हो जाएगा। सीमित कवरेज मतलब होता है कि राष्ट्रव्यापी जो कनेक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, इसके लिए कि ये प्रदान नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या होगा कि संभव नहीं है ये। ठीक है, निजी उद्यमों का मुख्य उद्देश्य का लाभ होता है। ठीक है, निजी जो उद्यमी है, मतलब ये प्राइवेट कंपनी है, उसका लाभ क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। थोड़ी ना उसका उद्देश्य है देश की सेवा करना, नहीं भैया, लाभ कमाओ। ठीक है, तो लाभ कमाना होता है, तो उससे क्या होता है कि सीमित कवरेज हो जाएगा, ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें नहीं हो जाएगी। उसके बाद है सामाजिक न्याय। हम सामाजिक न्याय भी इसमें कहीं ना कहीं ख़त्म होते ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि लाभ के लिए क्या करेंगे, किराए में वृद्धि करेंगे, और किराए में वृद्धि करने से जो गरीब लोग हैं, ठीक है, वो अब देखो तेजस ट्रेन है, कितना लोग एफर्ट कर सकते हैं हमारे देश में। तेजस ट्रेन दिल्ली से पटना में गया था, तो तेजस ट्रेन का कीमत था मुझे 2,000 रुपये पे करना पड़ा। ठीक है, 2,000 रुपये पे करना पड़ा, 2,200 या 2,300 के आसपास, 2,300 था। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल जो है वो 2,300 कौन एफर्ट करेगा, और जहाँ पे नॉर्मल ट्रेन में 500 में आप जा सकते हो। तो ये देख सकते हैं कि इतनी एफोर्डेबल तो हमारे यहाँ पे नहीं है ना। अब किसी के पास भैया 5,000 सैलरी है और 2,500 लगा देगा ट्रेन में, आने जाने में 5,000 गया ख़त्म, एक महीना में क्या वो खाएगा। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद जवाबदेही, यदि प्राइवेट कंपनी आएगी तो जवाबदेही में क्या हो जाएगा, कमियाँ आ जाएगी, अप्रत्याशित आ जाएगी। मतलब कि एक तो पूरी तरह से आप नहीं कर रहे हो, उसमें वो उसके ऊपर थोपेंगे। क्या होता है कंपनी में, ये कंपनी है, इसने फिर इसको टेंडर दे दिया, फिर ये इसको टेंडर दे दिया, तो कोई एक पार्टिकुलर व्यक्ति नहीं होता जिसके ऊपर आप जवाबदेही दे सकते हो, तो जवाबदेही कमियां होती है। उसके बाद है सुरक्षा का भी प्रश्न उठता रहता है। सुरक्षा के प्रश्न देखेंगे कि आप ये मान लीजिए कि प्राइवेट निजी कंपनी है, उसको लाभ से मतलब है, उतनी ज़्यादा सुरक्षा वो प्रदान नहीं कर पाती है, तो ये सारा चीज़ें इसमें किया जा सकता है। आगे कीड़ा आप में बता सकते हो कि स्थानीय जो मूल्य निर्धारण करना चाहिए रेलवे की अपनी लागत के हिसाब से, मूल्य के मॉडल को क्या करना चाहिए, मालगाड़ी, और उसको उचित किराए निर्धारित करना चाहिए। स्वतंत्र नियामक होना चाहिए इसके लिए कि जो सारे प्लेटफॉर्म के विकसित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक की स्थापना होनी चाहिए, और रेलवे का क्या होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, देखिए हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन आंसर करके भेजे, तो उनको मैं एक सजेशन दूंगा। देखिए आप ना यूपीएससी का फॉर्मेट वाला क्वेश्चन लीजिए, कॉपी लीजिए, ऐसा उसमें ऐसा लिखा होना चाहिए। ठीक है, इधर से भी लाइन, इधर से भी लाइन, फिर इस एरिया में आप क्या करें, आंसर लेटिंग लिख के भेजें। आपका प्रयास बहुत अच्छा है, आप रेगुलर भेज रहे हैं, आप रोज़ भेजता करिए, लेकिन अपने कॉपी पे ना नाम लिख दिया करिए कि आपका नाम क्या है। तो उससे क्या होगा कि हमें पता आइडेंटिफाई हो पाएगी कि आपकी इंप्रूवमेंट किस तरह से हो रही है। ये क्वेश्चन है कि भारत में एक ऐसा रेल नेटवर्क होना चाहिए जो ना केवल कुशल, विश्वसनीय और सुरक्षित हो, बल्कि लागत प्रभावी और सुलभ भी हो। मतलब लागत प्रभावी मतलब कम लागत वाला हो और सुलभ भी हो। रेलवे के निजीकरण के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक है, तो ये आंसर है। इस आंसर को आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं भेज दूंगा आपको अपने मैन टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मैन चैनल मिल जाएगा। या फिर 7059779271 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपका व्हाट्सअप टेलीग्राम दोनों ही कर सकते हैं इस नंबर पे। वहाँ पे भी मैं आपका कॉपी चेक करके आपको फीडबैक दे दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है कि भारत और चीन के रिश्ते में जो जमी बर्फ़ है वो पिघलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के देश में फिर से बातचीत चालू हो गई है कि हम जो ये इशू है इशू को किस तरह से सॉर्ट किया जाए। तो वो लास्ट में आएगा वास्तविक रेखा LAC। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बाद में इसको देख लेंगे। राइट, चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर कश्मीर मूवी वाला है, तो इसे हमें नहीं देखना है। ये पेज के अंदर है एक चीज़ है कि 12 से लेके 14 वर्ष के उम्र के बच्चे को कोविड का जो वैक्सीन है वो लग रहा है, लेकिन आपको नाम याद रखना कि ये वैक्सीन का जो नाम है कार्बेट वैक्स करके वैक्सीन का नाम है, ये आप याद करके रखेंगे। ठीक है, कार्बेवैक्स करके। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, हम देखते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि रूस से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए कि जल्द फैसला हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि रूस ना अपने देशों को मतलब भारत को एक प्रपोजल भेजा है कि वो जो जितने भी 20 या 25% सस्ता क्या देगा, क्रूड ऑयल देगा। तो इसी से संबंधित, लेकिन इसको लेके भारत अमेरिका ने आपत्ति जताई है कि भारत का इतिहास में पहला ऐसा चीज़ें होगा जो इस तरह का फैसला लेगा। तो इसके लिए यूएसए ने फैसला जताया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात होती है, यदि हम इतनी सस्ता तेल खरीदेंगे तो हम अपने यहाँ पे महंगाई भी कम कर पाएंगे, सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो अब भारत के लिए चुनौती होती है कि देखना होगा कि भारत क्या फैसला लेता है इसके लेके। लेकिन इसके लेके कौन आपत्ति जता चुका है? आपत्ति यूएसए। लेकिन आप कभी भी ध्यान रखिएगा कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है, आईआर जो होता है, उसमें हम अब पहले क्या देखते हैं? इंटरेस्ट देखते हैं, अपना इंटरेस्ट देखते हैं। यदि भारत का इंटरेस्ट है कि रुचि जो है वो है कि सस्ता तेल लेने से हमें महंगाई कम होगा, तो भारत आने वाले समय में हो सकता है ये स्टैंड ले ले। ठीक है, तो कभी भी आप याद रखें कि कोई भी देश अपनी देश की इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम करती है, अपने देश के लाभ के हिसाब से ही काम करता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है कि देश में पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल से कार लॉन्च किया गया है। ये जो लॉन्च किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। ये पहली जो फ्यूल लॉन्च किया गया है ये टोयोटा कंपनी के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया। अब देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन फ्यूल होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो एक स्वच्छ विकल्प के ईंधन के रूप में माना जाता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पे ना बहुत सारा प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? हाइड्रोजन मिलता है। उसके बाद है हाइड्रोजन का जो प्रकार है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो प्रकार है उस पर निर्भरता होती है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन कौन सा होता है? जो अक्षय ऊर्जा होती है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन होता है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें क्या किया जाता है? जल मतलब H2O को, हाइड्रोजन को अलग करके, ऑक्सीजन को अलग करके, दोनों को अलग अलग करके जल वाष्प करा के इससे ईंधन प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है ब्राउन के द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा क्या होता है? कोयले के द्वारा उत्पादन जो होती है, और ये इसको पूरा जो उत्सर्जन होता है उसको कहाँ पे छोड़ दिया जाता है? वायुमंडल के अंदर। ठीक है, उसके बाद है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है? प्राकृतिक गैस से प्राप्त होती है हमें। ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से प्राप्त होती है। उसके बाद देखेंगे ब्लू हाइड्रोजन जो है वो प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है और कार्बन कैप्चर करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे कि हाइड्रोजन से संबंधित, राइट। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर ये पॉलिटिक्स वाला देखिए, ये जो है ये पॉलिटिक्स वाला चीज़ें हैं, इसको हमें नहीं देखना है। ये पंजाब वाला जो है ये एडिटोरियल के अंदर ये पंजाब की शुरुआत, ये भी हमें नहीं देखना है। उसके बाद ये कानून का व्यय करना, ये भी नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ये एक आर्टिकल है, ये एक्चुअली ना आर्टिकल जो है हर दिन एक एक करके अपडेट कर रहा है। वो है कि स्टेट वाइज इंडियाज़ इन्वॉल्वमेंट रिपोर्ट 2022। इसको ना हम एक वीडियो के लेक्चर में होगा तो संडे को इसको हम रिपोर्ट को टोटल ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको डे टू डे इसमें इम्प्रूवमेंट होती है। अभी वन्य जीव को लेके चीज़ें बताया गया कि वन्य जीव की सुरक्षा के लिए क्या चीज़ें होना चाहिए, तो इसको हम संडे को इस आर्टिकल को क्या करेंगे? डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो इसको हमने पेंडिंग करके रखा है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। कश्मीरी पंडित वाला इशू है, ये हमें नहीं देखना है, ये भी नहीं देखने की बात है। होली आ रही है तो ये चीज़ें आपको नहीं देखना है। एक ये यूक्रेन वाला इशू चल रहा है तो ये घिस्टा रहेगा, ये हमें भी नहीं देखना है। ओके, एक है कि भारत, अमेरिका, यूरोप, ये सारे चीज़ें पेटेंट की बात की गई है कि पेटेंट से छूट मिला है। देखो पेटेंट क्या होता है, मान लीजिए कि ये वीडियो है, इस वीडियो पे मैंने पेटेंट लगा दिया, इस वीडियो का यूज़ क्यों है दूसरा कोई नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या होगा कि मेरे से अनुमति लेना पड़ेगा। तो वही चीज़ होता है कि आप देखोगे कि यूएसए में जब जाओगे या दूसरे दवा कंपनी है, ये दवा कंपनी पे ऊपर यदि पेटेंट रहेगा तो ये दवा कंपनी के क्या होता है? मोनोपोली हो जाता है, वो दवा को महंगा कर देगा, सस्ता करेगा। तो इसलिए यदि कोविड के समय, इतनी आपातकालीन समय में ये पेटेंट फ्री होना चाहिए चीज़ें। ओके, तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एक आर्टिकल होगा जो हम डिस्कस किए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय अदालत से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय अदालतों ने कहा कि यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई रोके रूस। तो हम अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत के बारे में पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत क्या है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ओके, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में होती है, जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा बनाया गया है। अप्रैल 1946 में इसको क्या किया गया है? इसका काम स्टार्ट हुआ। ये स्थापित कब किया गया था? 1945 में, राइट। यहाँ इसका जो अंग है ये एक ही ऐसा अंग है जिसकी नीदरलैंड में क्या है?
इसको स्थापित किया गया है नीदरलैंड में। उसके बाद 6 में से ये एक ही है और बाकी सब संयुक्त राष्ट्र जो है उसके जो जितने भी 6 प्रमुख अंग है, संस्था है, उसमें से इसके सभी का जो है न्यूयॉर्क है और एक जो ये है इनका अंतर्राष्ट्रीय जो अदालत है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका नीदरलैंड में। ठीक है, इसमें कितने टोटल देश हैं? टोटल देश जो है वो 193 देश शामिल है। इसकी संरचना क्या है, मतलब किस तरह से होती है? इसमें न्यायालय में क्या होता है, 15 न्यायाधीश होते हैं और 15 न्यायाधीश जो होते हैं 6 वर्ष के लिए, ठीक है, 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है इसका कि संयुक्त राष्ट्र सभा से और संयुक्त राष्ट्र परिषद के द्वारा ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राइट, इसमें क्या होता है, 1/3 जो सदस्य है वो हर एक 3 साल पे क्या होता है, अल्टरनेटिव तौर पे ये अपनी सदस्यता मतलब नया सदस्य के रूप में चुन के आते हैं हर एक 6 साल पे। जिस तरह से हमारे राज्यसभा में होता है ना, हर एक 2 साल पे चुन के आते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हर एक 3 साल पे चुन के आते हैं। ठीक है, 6 सालों पे नहीं, 3 सालों पे, 3 सालों पे चुन के आते हैं। इनका जो भाषा है वो भाषा जो प्रशासनिक जो अंग्रेजी और फ्रेंच, ये 2 भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है। ठीक है, दर्जा मिला है, तो ये याद करके रखेंगे। उसके बाद है 15 जो सदस्य है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र बांटा गया, जैसे अफ्रीका से ले सकते हैं आप 3, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन जो देश है उससे 2, एशिया से 3, पश्चिमी यूरोप और अन्य जो राज्य है उससे 5, उसके बाद है पूर्वी यूरोप से 2। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है यह क्या है, निकायों के विपरीत है, क्योंकि यहाँ पे सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ये चीज़ें याद रख करके रखेंगे, इसका सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अब भारत के में देखते हैं भारत का कौन कौन न्यायाधीश बना है यहाँ पे, तो दलवीर भंडारी ये कब बने थे, ये बने थे 27 अप्रैल 2012। उसके बाद है रघुनंद स्वरूप पाठक, ये कब बने थे, 1989 से लेके 1991 तक। ठीक है, उसके बाद है नारायण सिंह कब बने थे, 1973 से लेके 1988 तक। और सर वेलगम राय जो है वो कब बने थे, 1952 से लेके 1953 तक। तो ये इनका कार्यकाल होता है, ये आप कार्यकाल देख सकते हैं। राइट, तो ये था हमारा, इसको हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा इस पेज के अंदर अब नहीं है। ओके, इस पेज के अंदर भी नहीं है। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज की नहीं था, आज जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था उसको हमने कवर किया। यदि आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिल सके, आगे हम इस तरह की इनिशिएटिव को कंटिन्यू कर पाएँ। और यदि आपने दूसरा भी कोई आपको रिक्वेस्ट है कि इस तरह का चीज़ें कंटेंट आना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो इसका आंसर हम यहाँ पे आपको दे देंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।